नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों आज हम कंप्लीट करेंगे राजस्व लेखपाल परीक्षा जो संपन्न हुई थी 13/9/2015 को प्रथम पाली में। तो दोस्तों आज हम राजस्व लेखपाल परीक्षा के पहले पार्ट यानी सामान्य हिंदी के भाग को देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों निर्देश है कि इस प्रश्न संख्या 1 और 2 के आए वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने रिक्त स्थान को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर मित्र का विलोम लिखना है हमको, तो यहाँ पर शत्रु सही हो जाएगा। तो उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे प्रश्न में दोस्तों लिखा हुआ है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को, यहाँ दोस्तों को के बाद रिक्त स्थान है, प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए, प्रबुद्ध, संबद्ध, उद्यत या उद्धत। तो दोस्तों यहाँ पर आपका उद्धत होगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यहाँ पर देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों अरविंद शब्द का क्या होगा, ऑप्शन है आपके केवड़ा, कमल, गुलाब या कल्पवृक्ष। तो अरविंद शब्द का जो आपका पर्यायवाची होगा वो कमल होगा। ठीक, इसके अन्य पर्यायवाचियों की अगर बात करें तो पंकज, सरोज, नीरज और अंबुज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। दूसरा है तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा के सूर हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी दोस्तों हमको सही वाक्य का चयन करना है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। दूसरे में लिखा है जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। तीसरे में लिखा जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर ये आपका उपयुक्त आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन में दोस्तों बताना है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, कर्म कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक या फिर संप्रदान कारक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कर्म कारक होगा, कर्ता ने कर्म को, ठीक, तो को शब्द आता है वहाँ पर को, तो वहाँ पर आपका कर्म कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 7 और 8 में लिखित लोकोक्ति मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। जो मुहावरा है आपका खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका मतलब बताना है अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी तरफ छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तो दोस्तों यहाँ पर किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें में पूछा गया काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसमें दोस्तों आपके ऑप्शन है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला प्रश्न है, 9वें प्रश्न में पूछा है खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है। तो दोस्तों खूंटी शब्द का बहुवचन आपके ऑप्शन दिए हैं खूंटियों, खूंटियों, फिर इसके बाद दिया है खूंटियाँ, खूंटिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो खूंटी शब्द का आपका सही बहुवचन होगा वो आपका खूंटियाँ होगा। तो जो आपका दूसरे ऑप्शन में लिखा है खूंटियाँ, यही खूंटी शब्द का सही बहुवचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा। तो दोस्तों अज का जो एक अर्थ है वो अजन्मा है, तो दूसरा अर्थ हमें बताना है। ऑप्शन आपके हैं निर्भीक, आजीवन, ईश्वर, आजन्म।
तो दोस्तों अज का जो अनेकार्थी शब्द होगा वो आपका ईश्वर होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं प्रतिनिधि, 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 निधि, प्रतिनिधि। तो दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है प्रतिनिधि, यही आपका वर्तनी की दृष्टि से एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। अगले प्रश्न में निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 12 और 13 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। क्रस का दोस्तों हमें विलोम शब्द बताना है। तो सबसे पहले क्रस का मतलब क्या होता है? क्रस का मतलब होता है कमजोर। और दोस्तों जो आपका पहला ही ऑप्शन दिया है हष्ट पुष्ट, जिसका अर्थ होता है बलवान, तो आपका जो क्रस का विलोम होगा वो हष्ट पुष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ अल्पज्ञ का विलोम बताना है, अभिज्ञ, अवज्ञ, कृतज्ञ या फिर सर्वज्ञ। तो दोस्तों यहाँ पर अल्पज्ञ मतलब जिसे थोड़ा सा ज्ञान हो, सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही विलोम होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 14 और 15 के भागों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्यों के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, आपका जो वाक्य लिखा है वो लिखा है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो त्रुटि वाला भाग है वो है दूसरा भाग, ये जलपान को। तो विद्यालय में जलपान का होना चाहिए, जलपान को गलत है। तो इस प्रकार आपका दूसरा भाग सही होगा आंसर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, 15वें प्रश्न में लिखा, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों इसमें यात्रा करना अच्छा लगता है, ठीक है, यहाँ अच्छी लगती है नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका तीसरे पार्ट में त्रुटि हो जाएगा, अच्छी लगती है की जगह अच्छा लगता है सही होगा, ठीक। 16वें प्रश्न में कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, रति, हास्य, उत्साह है। तो दोस्तों करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। तो दोस्तों करुण रस में क्या होता है, प्रिय के नाश या अनर्थ या अनिष्ट के कारण करुण रस की निष्पत्ति होती है। और दोस्तों इसमें कोई चीज़ हमेशा के लिए छूट जाने का या हमेशा के लिए वंचित हो जाने का डर रहता है, वहाँ करुण रस होता है, खो जाती है वहाँ पर चीज़, ठीक। या प्रिय व्यक्ति या प्रिय अभिष्ट वस्तु, प्रिय वस्तु के खो जाने या प्रिय व्यक्ति के मर जाने से जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? संदिग्ध भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत। तो दोस्तों यहाँ पर आपका खाना खा चुका था, तो यहाँ पर आपका पूर्ण भूत होगा। दोस्तों भूत के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत एवं हेतु मद भूत। तो दोस्तों पूर्ण भूत वहाँ होता है जहाँ पर कार्य समाप्त हो चुका होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका पूर्ण भूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वें प्रश्न में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आँख, अग्र, आग, आज। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो अग्र लिखा हुआ है वो तत्सम है, बाकी आँख, आग, आज ये तद्भव रूप लिखे हुए हैं। आँख का अगर हम तत्सम की बात करें तो आपका अच्छी होगा, आगे के तत्सम अग्नि होगा और आज का तत्सम अध्य होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 19वें प्रश्न में दोस्तों कह रहा ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो दोस्तों ठठेरा का जो स्त्रीलिंग होगा वो ठठेरिन होगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 20 और 21 में निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? बेसिन, घाटी, उपत्यका या फिर द्रोण। तो दोस्तों पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द आपका आता है उपत्यका, यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वें प्रश्न में दोस्तों कह रहा कंजूसी से धन व्यय करने वाला मत्सरण, मितव्ययी, अल्पव्ययी या फिर कृपण।
तो दोस्तों कंजूसी से व्यय करने वाले के लिए एक शब्द आपका आता है कृपण, यानी आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 22वें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? कुपुत्र, अमीय, उलूक या फिर इष्टिका। दोस्तों तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन कुपुत्र ही तद्भव है। इसका दोस्तों तत्सम कपूत होता है, और बाकी जो आपके अमीय, उलूक या फिर चौथा ऑप्शन इष्टिका, ये पहले से ही तत्सम शब्द हैं। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ 23वें प्रश्न में पूछा गया देशांतर में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या फिर कर्मधाराय। तो दोस्तों देशांतर में कर्मधाराय समास होता है। इसमें एक पद विशेष और दूसरा विशेषण होता है। ठीक, अगला पद देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों 24वां प्रश्न है। इसमें पूछा गया अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है आपके श्लेष, रूपक, उपमा, अनुप्रास। तो दोस्तों यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है, दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दोस्तों जहाँ गुणों की समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाए, मतलब दोनों वस्तुएं को एक ही मान लिया जाता है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटऊषा नागरी, तो दोस्तों यहाँ पर अंबर को ही पनघट मान लिया गया, और जो ऊषा है यानी प्रातःकाल उसे स्त्री मान लिया गया। तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वें प्रश्न में पूछा गया निर्धन में कौन सी संधि है? यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर अयादि संधि। तो दोस्तों निर्धन में आपका विसर्ग संधि है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो निधन धन हो जाएगा, निधन धन होगा निर्धन की संधि विच्छेद का। तो दोस्तों यहाँ तक आपका पहला पार्ट हिंदी का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम गणित के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।